हेलो एवरीवन, हमारी ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है। तो ये 4th नंबर का पार्ट है जिसमें मैं अगेन आपको कई सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा और मैं लिख के देता हूँ। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से ज़रूर फंसेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता उसके अंदर जितना डीप में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल रिलेवेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी दो चाहे रेलवे दो, आपको स्टैटिक करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि हरिप्रसाद चौरसिया एक इंडियन फ्लूटिस्ट थे, ठीक है ना, इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, जिनको अवार्ड मिला था 2000 में। ठीक है ना, सन 2000 में उनको क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था। तो वो अवार्ड कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है, वो अवार्ड था पद्मा विभूषण। क्लियर है? तो इनको देखो दो अवार्ड फेमस मिले हैं। एक है पद्मा विभूषण, ये वाला अवार्ड जो इनको 2000 में मिला था, ठीक है ना, और इसके बाद एक है पद्मश्री अवार्ड जो इनको 1992 में मिला था। ठीक है, तो हरि प्रसाद जो है वो क्या बजाते हैं? फ्लूट हैं, फ्लूटिस्ट बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हरि प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद या फिर आप कह सकते हो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और ये कहाँ पर है? सबको पता है ये कहाँ है, यूपी में है। तो ये जैसे जो हरि प्रसाद चौरसिया थे, इनके जो पिताजी थे वो क्या है कि मतलब जो रेसलिंग होती है, कुश्ती, कुश्ती वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो सिखाते थे। तो वो भी चाहते थे कि ये भी रेसलर बने अच्छे। लेकिन जो हरि प्रसाद चौरसिया थे वो क्या करते थे, बस अपने पिताजी का मन रखने के लिए रेसलिंग में जाते थे। बट उनका इंटरेस्ट जो था बांसुरी बजाने में था, म्यूज़िक में था। तो ये कहते हैं कि मेरे को वहाँ से ही जो ये म्यूज़िक है या बांसुरी बजाने का जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, वो वहीं से मिली है, रेसलिंग से ही मिली है। ठीक है, तो इनका इंस्ट्रूमेंट हमें पता चल गया, या तो आप फ्लूट कह लो या फिर बांसुरी कह लो। ठीक, ये इनका क्या था? इंस्ट्रूमेंट था। एक और चीज़ जो जानने की है, जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं इन पर बायोग्राफी एक लिखी गई है। एक नहीं, वैसे दो बायोग्राफी हैं। एक बायोग्राफी है जिसका नाम है ब्रेथ ऑफ गोल्ड। ठीक है ना, जिसका क्या नाम है? ब्रेथ ऑफ गोल्ड। ठीक है, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है सत्या सरन ने। ठीक है, किसने लिखी है? सत्या सरन ने लिखी है। कब लिखी है? 2019 में लिखी है, मतलब रिसेंट है। तो ये पूछ सकता है कि ये बायोग्राफी किसके ऊपर है। एक और बायोग्राफी है इनकी, वो है वुड विंड्स। वो क्या है? वुड विंड्स, वुड विंड्स ऑफ चेंज। ठीक है ना, क्या है? वुड विंड्स ऑफ चेंज। वो किसने लिखी है? वो लिखी है सुरजीत सिंह ने। वो किसने लिखी है? वो लिखी है सुरजीत, ठीक है, सिंह ने, सुरजीत सिंह ने। और कब लिखी है? वो 2008 में लिखी है। तो ये दो बायोग्राफी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, इनके ऊपर एक और बुक है, हरि प्रसाद चौरसिया, रोमांस ऑफ द बैम्बू रीड। ये उमा वासुदेव ने लिखी है। तो वो आप नहीं भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे जैसे फ्लूट प्लेयर हैं। और दूसरे फ्लूट प्लेयर जो फेमस हैं, तो जिनका पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो बात करते हैं। तो एक है रोनू मजूमदार, इनका पूछ सकता है। ठीक है, फिर एक है एन रामानी, एन रामानी, इनका भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद है चेतन जोशी। कौन है? चेतन जोशी। ठीक है, फिर उसके बाद है रघुनाथ प्रसन्ना, ये पूछ सकता है, फेमस है। नित्यानंद हल्दीपुर, ठीक है। मयावरम सरस्वती पूछ सकता है। फिर उसके बाद एक फेमस पन्नालाल घोष, ठीक है ना, ये बहुत फेमस है पन्नालाल घोष, तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद एक है राकेश चौरसिया, ठीक है ना, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया वैसे ये हो गए राकेश चौरसिया, तो इनका भी पूछ सकता है। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखने हैं जो फेमस प्लेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। इनमें से कौन सा टर्म क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है? तो जो भी क्रिकेट देखता होगा उसको पता होगा, ये क्वेश्चन इजी है उनके लिए। तो इसमें से जो ड्यूस वाला टर्म है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये जो ड्यूस वाला टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? ये ड्यूस वाला जो टर्म है ये टेनिस, टेनिस से एसोसिएटेड है। क्लियर है? टेनिस में क्या होता है कि एक स्पेशल स्कोर होता है, जब एक टाई हो जाता है 40-40 का, तो उस टाइम पर इस वर्ड का यूज़ होता है, ड्यूस का। टेनिस की अगर मैं टर्मिनोलॉजी बात करूं,
मतलब उसके अंदर स्पोर्ट्स में और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो एक तो ड्यूस आपने देख लिया, एस यूज़ होता है, ठीक है ना, बैक हैंड ये यूज़ होता है, एक यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डबल फॉल्ट, ठीक है। फिर अगर डबल फॉल्ट यूज़ हो रहा है तो सिंगल फॉल्ट भी यूज़ होगा यहाँ पर। फिर एक यूज़ होता है फोर हैंड, क्या होता है, फोर हैंड, ठीक है। बेस लाइन एक यूज़ होता है, टर्मिनोलॉजी है। ड्रॉप शॉट यूज़ होता है। इसमें ज़्यादातर हैं, अगर टेनिस आपने कभी देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे। वॉली एक टर्म है, एडवांटेज, जिसने भी खेला होगा उसको ये टर्म ज़रूर पता होगी, एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। कोर्ट हो गया, बैक कोर्ट हो गया, ब्रेक गेम हो गया, डबल स्लैट, लॉब, सर्व करना, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो मैंने पिछले 2 वीडियो में भी क्रिकेट के बारे में बताया कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे LBW हो गया, मेडन ओवर हो गया, स्टंप हो गया, ठीक है ना, एसेस हो गया, हैट्रिक हो गया, लेग बाय हो गया, फॉलो वन हो गया, गुगली हो गया, गली हो गया, सिली पॉइंट, डक, रन, ड्राइव, नो बॉल, कवर पॉइंट, लेग स्पिनर, विकेट कीपर, पिच, ये सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें जो कहाँ यूज़ होती है, क्रिकेट में यूज़ होती हैं। तो मैं 2 बार 3 बार करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ टीम के फेमस प्लेयर की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, एक और बार रिवीजन करते हैं। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9 होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7। कबड्डी वाला क्वेश्चन ये पूछा भी था पिछली स्लाइड में। खो खो में कितने होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हॉकी हो गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है ना, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं, ठीक। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बेम्बू फ्लूट। तो ये क्वेश्चन हमने डील कर लिया है ऑलरेडी कि हरिप्रसाद चौरसिया है। बेम्बू फ्लूट मतलब बांसुरी की बात कर रहे हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 3 नाम है हमारे पास में, एक है MS सुब्बालक्ष्मी, रविशंकर हैं, और एक है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो MS सुब्बालक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ये कौन है, ये सिंगर है, ठीक है ना, कौन है, कार्नेटिक सिंगर हैं, क्लियर है। और ये पहली, सी वाज मतलब फर्स्ट म्यूजिशियन एवर जिनको अवार्ड मिला था, क्या, भारत रत्न मिला था, पहली म्यूजिशियन थी, ठीक है ना। और इनको कब मिला था, 1998 में मिला था, ठीक है ना, म्यूज़िक के लिए। सी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन, ठीक है। और ये पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है ना। कब मिला था, 1974 में, क्लियर है। पहली भारतीय म्यूजिशियन थी जिनको मिला था। और ये फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन UN में जनरल असेंबली में 1966 में क्या किया था, परफॉर्म किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनको अवार्ड क्या क्या मिले हैं, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कब मिला है, 1954 में मिला है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जो कब मिला है, 1975 में मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रविशंकर। रविशंकर का देखो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, छोटे से मैं बताता हूँ। रविशंकर पहली बात सितार बजाते थे, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। अभी बहुत फेमस हो रहे हैं इनके जो चेले हैं, ठीक, ऋषभ। तो रविशंकर की बात करें, रविशंकर को भारत रत्न मिला था कब, 1999 में। पद्म विभूषण मिला था इनको 1981 में। जिसको भारत रत्न मिल जाए ना तो उसको फिर पद्म विभूषण पे क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली। तो आप भारत रत्न और पद्म विभूषण ही याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा भारत रत्न आप याद रख सकते हो कम से कम। और पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में। रेमोन मैग्सेसे इनको मिला था 1992 में, क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान की। तो ये बिस्मिल्लाह खान, ये तो जिन्होंने मतलब रॉकस्टार मूवी देखी होगी, रॉकस्टार ही तो थी, हाँ ठीक है,
वो जो रणबीर कपूर की जो मूवी है उसमें भी तो इनको बिस्मिल्लाह खान को दिखाया जाता है। जो दरगाह होती है उनकी निजामुद्दीन हजरत वाली जो दरगाह होती है वहाँ पर ये सहनाई बजाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं इनको सहनाई बजाते हुए। ठीक है, तो आप याद रखोगे बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, सहनाई बजाते थे, ऊपर एक टोपी सी पहनते हैं वो और फिर सहनाई बजाते थे। तो इनको भारत रत्न मिला था 2001 में, ये आप ध्यान रखोगे। पद्मा भूषण इनको मिला हुआ है 1968 में और पद्म श्री इनको मिला हुआ है कब, 1961 में। आप भारत रत्न याद रखोगे बस, और ये क्या बजाते हैं, सहनाई बजाते हैं, ये याद रखोगे। और इनका एक्चुअल नेम जो है ना, एक्चुअल बर्थ नेम है वो है कमरुद्दीन खान। क्या है, कमरुद्दीन खान। ठीक है, तो ये आप नहीं भी याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया वॉन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार में कब जीती थी, 1983 में जीती थी। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको ही पता होगा। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, बिल्कुल ही नहीं पता क्रिकेट के बारे में, तो उसको नहीं पता हो सकता है। ठीक, तो अगर मैं जैसे वर्ल्ड कप की बात करूं तो जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, चालू हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड हुआ था इंग्लैंड में। कब हुआ था, 1975 में। क्लियर है, ठीक। और ये इसका जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था ना, वो कनाडा और यूएस के बीच में खेला गया था 1844 के अराउंड में। क्लियर है, ठीक ठीक। अगर हम बात करें जैसे जो अपना क्रिकेट की इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1975 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसमें जीती कौन थी, उसमें जीती थी वेस्ट इंडीज़। कौन जीती थी, वेस्ट इंडीज़ जीती थी सबसे पहला वाला। फिर 1983 में जो हुआ उसमें कौन जीती थी, इंडिया जीती थी। ठीक है, फिर 2011 में जो हुआ एमएसडी थे, कब कौन जीती थी, इंडिया जीती थी। ठीक है, फिर उसके बाद 2023 जो लास्ट हुआ, ये सबको पता है कौन जीती थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, हम लोग हार गए थे। ठीक है ना, कौन जीती थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ठीक, तो ये जो 2023 वाला है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हुआ कहाँ पर था, ये इंडिया में हुआ था, ये सबको पता है। और इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, वो अहमदाबाद में है। वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, मतलब सबसे ज़्यादा रन की अगर मैं बात करूं किसने बनाए थे, ये भी सबको पता होगा, विराट कोहली ने बनाए थे। ठीक, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिलता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये भी किसे मिला था, विराट कोहली को मिला था। उन्होंने 765 रन बनाए थे। ठीक है, और मोस्ट विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, इस टाइम पर सामी बहुत चल रहे थे, मोहम्मद सामी बहुत फेमस हो रहे थे। ठीक है, इनकी रील भी चल रही थी और इनकी जो मतलब इन्होंने जो विकेट ली है वो 24 विकेट्स इन्होंने लिए थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ना क्रिकेट की, तो क्रिकेट को ओलंपिक स्पोर्ट्स में सन 1900 में जो कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये आप ध्यान रखना, मैं बार बार बताता हूँ। यहाँ पर क्रिकेट को एक बार लाया गया था जहाँ पर ब्रिटेन ने किसको हराया था, फ्रांस को हराया था, और क्या हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये एक बार ही हुआ था और वो समर ओलंपिक्स था, ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मतलब कौन से स्टेट में हेमिस फेस्टिवल जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख में। ठीक, जैसे हाँ, हेमिस की अगर हम बात करें तो हेमिस फेस्टिवल क्या है, ये देखो 2 दिन का ना एक कल्चरल फेस्टिवल है जो लद्दाख में मनाया जाता है। दैट, और इसको सेलिब्रेट करने का मतलब क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, इनके जो हमारे तिब्बतियन बुद्धिज़्म, मतलब तिब्बत में जो बुद्धिज़्म फॉलो करता है, वहाँ पर क्या है कि उन तिब्बतियन बुद्धिज़्म के एक फाउंडर हुआ करते थे जिनका नाम था जिनका नाम क्या था, गुरु पद्मा संभावा। ठीक है, क्या नाम था, गुरु पद्मा संभावा। तो ये क्या थे, तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो थे इनके फाउंडर थे, और इनकी जो बर्थ, मतलब जिस दिन ये जन्म हुआ था उस दिन के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, हेमिस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये जनरली क्या होता है, जो तिब्बतियन कैलेंडर है उनका जो
5th मंथ है, 5वां मंथ है, उसका जो 10वां दिन होता है 10th डे, उस दिन यूजुअली मानते हैं कि बर्थ हुआ था, तो उसी दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, लद्दाख के दूसरे फेस्टिवल्स की, तो लद्दाख में लोसार मनाया जाता है। ठीक है ना। लद्दाख में सिंधु मनाया जाता है। ठीक है, सिंधु दर्शन। और फिर उसके बाद मनाया जाता है यहाँ पे माथो नागरंग, माथो नागरंग। ठीक है। और फिर बनाया जाता है यहाँ पे, ये आप ध्यान रख सकते हो, दोस मोचे, ये फेमस है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और मनाया जाता है, वो है साका दावा, ये भी फेस्टिवल्स है साका दावा। और एक है टक टॉक, टक टॉक ये भी मनाया जाता है। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, वो है क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मेरे को इसका डेटा भी प्रॉपर मिला नहीं। इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया, एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा है। तो पता है, किसी को पता हो तो बताना किस बेस पर है ये। मेरे को जो मिला वो है म्यून रिजर्वॉयर। ठीक है, म्यून रिजर्वॉयर, म्यून रिजर्वॉयर मिला। ठीक है, जो कहाँ पर है, चाइना में है। ठीक है, ये मेरे को मिला जो कि आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का एक मिला जो है देवार, देवार लेक, या फिर जिसको हम कहते हैं जैसामांड, जैसामांड लेक। ठीक है, जैसामांड लेक। ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी इंडिया का है, और ये मतलब कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, तो ये आप याद रख सकते हो। फिर एक और डेटा मुझे मिला, वो है क्या, रिहांद डैम पर, रिहांद डैम पर जो अपना गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर है। ठीक है ना, उसको भी कह रहे हैं कि ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो कहाँ है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा है, पता नहीं किस बेस पर इन्होंने रखा है। ठीक, तो आप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जाकिर हुसैन है, यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड, मतलब 2002 में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था। तो 2002 में जाकिर हुसैन को क्या मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इनको तीनों पद्मा अवार्ड मिले हैं, पद्मा श्री, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण। ठीक है ना। तो पद्मा श्री 1988 में इनको मिला था, पद्मा भूषण 2002 में इनको मिला था, और पद्मा विभूषण 2023 में, मतलब अभी लेटेस्ट इनको मिला है। ठीक, तो लेटेस्ट मिला है इसलिए शायद इन्होंने 2002 वाला ही पूछा है, क्योंकि मे बी पेपर उससे पहले सेट हो गया होगा, या इतना रिसेंट वो नहीं होगा। और मैंने इससे पिछले बार वाले में भी बताया था कि जो अल्लाह रखा हैं वो भी तबला वादक थे, और उनके बेटे जो हैं वो क्या है, जाकिर हुसैन हैं। क्लियर है। ठीक, तो जाकिर हुसैन की अगर मैं बात करूं तो इनको ग्रैमी भी मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे। इनको क्या मिला हुआ है, ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है 2000 में, सन 2000 में जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था 51st, उसमें इनको कंटेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में मिला हुआ है, जिसमें इन्होंने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया था, तो इसलिए इनको क्या मिला हुआ है, ग्रैमी मिला हुआ है। ठीक है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन 1928, मतलब कह रहा है कि कौन से ईयर में इंडिया ने क्या करा था, ओलंपिक में सबसे पहले डेब्यूट किया था, एंट्री करी थी, 1928 में करी थी। और भाई 1928 में ही हम लोग जीते थे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि उसी टाइम पर हमने क्या करा था, गोल्ड मेडल लिया था। और गोल्ड मेडल किसके अगेंस्ट में, नीदरलैंड, कौन थी, नीदरलैंड थी। नीदरलैंड को हराकर हमने क्या करा था, फाइनल मैच जीता था। और ये वाला जो ओलंपिक था, मतलब 1928 का ओलंपिक, ये कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था एम्स्टर्डम में। कहाँ हो रहा था, ये एम्स्टर्डम में हो रहा था, समर ओलंपिक था। ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये इस टाइम पर इसके जो कैप्टन थे ना, वो थे कौन, जयपाल सिंह। वो कौन थे, जयपाल सिंह थे। ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जिनकी वजह से मतलब ये जीता था, या जिनकी वजह से लगातार जीता, हिटलर भी इनके क्या थे ना, काफ़ी प्रशंसक थे। हिटलर भी इनको चाहते थे कि हमारी कंट्री से खेले। ये कौन थे, ये थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, कौन थे, ध्यानचंद जी। ठीक है, ध्यानचंद।
और यही इनको जिताए हुए, मतलब बार बार जिताते थे, और यही क्या थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल इन्होंने किए थे। और इन्हीं के ऊपर जो नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। ये ध्यान रखेगा आपको, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज़ की बात करें, इंडिया ना लगातार ओलंपिक में है ना 6 बार जीता लगातार, मतलब 1928 वाला लाया, फिर 4 साल बाद हुआ 32 लाया, 36 लाया, 48 लाया, 52 लाया, 56 लाया। तो लगातार ये लोग जीतते गए। कितनी बार, 6 बार जीता इन्होंने लगातार, ठीक है। 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग जीते 1964 में, फिर जीते 1980 में। और पता है ये जो ध्यानचंद जी हैं, इनमें बताया जाता था इनके पास जूते भी नहीं थे खेलने के लिए, ये नॉर्मल जूते पहन के खेलते थे, तब भी इतना बढ़िया खेलते थे। और एक बात करूं, जो इंडिया की वुमेन नेशनल फील्ड हॉकी टीम है वो सबसे पहले ओलंपिक में 1980 में आई थी, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मॉस्को में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेवलिन थ्रो है बाय एन एथलीट इज इन मोशन। जेवलिन थ्रो, देखो एक्चुअल में क्या है कि जेवलिन थ्रो जो होता है ना, बंदा यहाँ से, कोई एक बंदा खड़ा है, वो यहाँ से भाले को फेंकेगा और भाला फेंकते फेंकते इस तरीके से जाता है और यहाँ कहीं गिरता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो मोशन होता है ना, जनरली ये क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ लेकर चलता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर तो दे रखा है कर्वलीनियर मोशन, ठीक है। कर्वलीनियर मोशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कर्व में मूव करता हुआ जाए और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो, तो इस मोशन को कर्वलीनियर मोशन कहते हैं। तो बहुत जगह पे आपको पैराबोलिक पाथ भी दिख सकता है, ठीक है ना, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक। और इसका देखो, इसका सिंपल फिजिक्स होता है कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज लेनी है तो जहाँ से ये लॉन्च हो रहा है ना वो 45 डिग्री रहना चाहिए हमेशा, तभी ये मैक्सिमम ऊपर जा पाएगा और मैक्सिमम नीचे जा पाएगा, ताकि इसकी रेंज बड़ी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है एकदम सेंटर पे। तो यही क्या है कि इसका फिजिक्स है। और इसमें क्या है कि जैसे अगर बिना एयर रेजिस्टेंस के फेंके तो 45 डिग्री के आसपास फेंका जाता है, और अगर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हल्का सा 45 से नीचे फेंका जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा फिजिक्स है, तो जिसने भी पैराबोलिक ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो उसको पता होगा ये, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं लास्ट, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब कौन से ईयर में प्रो कबड्डी लीग को इस्टेब्लिश कराया गया। 2014 में, जैसे हमारा IPL है वैसे ही वो प्रो कबड्डी लीग है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 2014 में हुआ, जिसके अंदर 8 फ्रेंचाइजीज हुई, 8 टीमें हुई इंडिया की जो ये खेलती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो प्लेयर होते हैं वो जैसे IPL हो गया, हर एक जगह से प्लेयर आते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारी जगहों से प्लेयर वगैरह भी लिए जाते हैं। अब जैसे इसकी मैं बात करूँ, ये तो नॉर्मल प्रो कबड्डी लीग हो गया। अगर हम बात करें एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में जो कबड्डी चैंपियनशिप होती है उसमें इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। 90 में एक जीता है, 94 में जीता है, 98 में जीता है, 2002 में जीता है, 2006 में जीता है, 10 में जीता है, 14 में जीता है। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली जीतता हुआ जा रहा है, तो एशियन गेम्स में बहुत अपना नाम है। और ऐसे ही जो वर्ल्ड लेवल पर होती है, मतलब जो वर्ल्ड कप होता है कबड्डी का, स्टैंडर्ड स्टाइल में 2 स्टाइल होते हैं इसके। एक स्टाइल है इसका स्टैंडर्ड स्टाइल, उसमें 2004 में एक बार जीता है, 2007 में एक बार जीता है और 2016 में एक बार जीता है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, बहुत मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में कराई जाए, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जिसने भी देख लिया है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। चलो, बाय बाय, टेक केयर।